नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। पत्रकारों पर दमन न केवल सरकार करती है, बल्कि वह संस्था भी करती है, जो सरकार के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकार की रक्षा करने की बात करती है। वह संस्था जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, किस तरह से षड्यंत्र का शिकार होता है और उसमें तमाम अवसरवादी, बदमाश, गुंडे और वसूली एजेंट जैसे लोग उसमें आ घुसते हैं और पूरी पूरी संस्था पर कब्जा करके इसको एक वसूलियों का गिरोह बना करके छोड़ देते हैं। इन वसूलीबाजों का क्या चरित्र होता है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसका मैंने चित्रण पिछले कई वीडियो में किया है। जब से सीपीआई माओवादी की नॉर्थ पर्सन कमेटी ने एक 6 पन्ने का पत्र जारी करके और भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से 4 पन्ने का पत्र जारी करके इनको संगठन से निकाल बाहर किया गया है, माओवादियों से निकाल बाहर किया गया है, तब से ये बौखलाए वसूली भाई किस तरह से अब ये पत्रकारों पर हमला करना शुरू कर दिए हैं। और इस कड़ी में हम बात करेंगे, जब हमने पीयूसीएल के बिहार के सचिव सरफराज से बात किया, उन्होंने क्या कहा और बिहार के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से जब हमने बात किया, उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में भी आपको सिलसिलावार ढंग से हम बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने पीयूसीएल के ही एक कार्यकर्ता प्रोफेसर अजय कुमार के बयान को मैंने सुनाया था और उन्होंने इस पे घोर आपत्ति जाहिर किया था कि पत्रकार पर हमला करना, उनसे 50-50 लाख रुपए का नोटिस भेजना, एक पीयूसीएल जैसे मानवाधिकार संगठन के संविधान से बाहर की चीज है। ऐसे हालात में जब पीयूसीएल के संविधान का ही उल्लंघन करते हुए पीयूसीएल के राष्ट्रीय सचिव सीमा आजाद और विश्व विजय की तरफ से पत्रकारों पर 50-50 लाख का नोटिस दिया जा रहा है और यह पीयूसीएल के संविधान के भी खिलाफ है, इसके बाद भी जब लोग उसके बचाव में पीयूसीएल के लोग खड़े हो रहे हैं, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पीयूसीएल में ऐसे ही अवसरवादी, मवाली टाइप लोग घुस गए हैं और पूरे पूरे पीयूसीएल को बदनामी के खाई में धकेल दिए हैं। हम इन सवालों को उठाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से पीयूसीएल, जिसका कि सामाजिक जीवन में या लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा उसका महत्व था, किस तरह से आज वो मवालियों और वसूली एजेंटों का एक गिरोह बन करके रह गया है। आइए थोड़ी इस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से सीमा आजाद और विश्व विजय, जो एक खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती हैं और पीयूसीएल जैसी संस्था का सचिव बताती हैं, दूसरी तरफ उनके पति हस्बैंड जो विश्व विजय हैं, वकील बताते खुद को हैं। सीमा आजाद लोगों को फंसाती है और विश्व विजय उससे वसूली करते हैं। ये दोनों गिरोह चल रहा है। इसी क्रम में हम पत्रकार भी 50-50 लाख का जो नोटिस थमा दिया है, क्योंकि हमने सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी की तरफ से जारी किए गए पत्र को आम दर्शकों तक पहुंचाया था। दरअसल ये लोग ऐसे गिरोह हैं जो कि एक लोकप्रिय आंदोलन और लोकप्रिय संस्थानों के साथ जुड़ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे अवसरवादी तत्व के खिलाफ अगर पीयूसीएल कार्रवाई नहीं करती है, तो ये मानना पड़ेगा कि पीयूसीएल ऐसे अवसरवादियों का एक स्थली बन गया है, गिरोह बन गया है और ऐसे पीयूसीएल को देश की जनता को उसकी अब जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात को है, जिस तरह से सीपीआई माओवादी ने सीमा आजाद और विश्व विजय जैसे लोगों को, जो सीआईए के एजेंट जिसको बताते हुए संगठन से बाहर निकाल किया गया है, उसी तरीके से पीयूसीएल को भी ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पीयूसीएल भी अपने आखिरी सांस महान बेइज्जती और अपमान के साथ बिताएगी। बहरहाल हमने पीयूसीएल के बिहार के सचिव सरफराज से बात किया। हाँ जी।
हाँ सफरा जी, कैसे हैं? हाँ ठीक है, बताइए। आप लोग पीयूसीएल चलाते हैं पत्रकार को मारने के लिए। क्या हो गया? अरे हम पर नोटिस भेज दिया है आपकी तरफ से 50 लाख रुपए का। कौन भेज दिया? आपके राष्ट्रीय सचिव जो है सीमा आजाद, और उसका हस्बैंड जो है, क्या नाम है उसका, विश्वविजय, इलाहाबाद वाला। आप पे भेज दिया है? हम पर भेजा है, बस्तर टॉकीज पे भेजा है। क्यों? अजी, माओवादी है ना, जानते होंगे माओवादी को आप लोग। हम्म। माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने एक प्रेस बयान जारी किया। तो हम्म। हमारा क्या काम होता है? प्रेस बयान जारी किया था, हम प्रेस बयान उसको पढ़ते हैं, मेरा यही काम न है। पीयूसीएल जारी करता था, हम्म। पीयूसीएल का पढ़ते हैं। भारत सरकार जारी करते हैं, भारत सरकार का पढ़ते हैं। तो उसने जारी किया प्रेस बयान, हमने प्रेस बयान को पब्लिश किया। ये मेरा कर्तव्य है। क्यों पढ़े आप उसका बयान? इससे मेरा मान हानि हो गया। 50 लाख का नोटिस थमा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और माओवादी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सीमा आजाद जो है माओवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो है डिस्ट्रिक्ट से क्या बोलते हैं, स्टेट कमेटी सचिव है वो। तो पीयूसीएल में माओवादी घुसल रहता है। इस पे बात हुई थी पीयूसीएल की मीटिंग में, हाँ। लेकिन ऐसी ऐसी कोई बात आई नहीं सामने कि वो आ, पीयूसीएल की वो माओवादियों की सदस्य मेंबर हैं। ऐसा कुछ आया नहीं। नहीं नहीं, तो आप हाँ। पत्रकार पर केस कर दीजिएगा। नहीं, पत्रकार पे तो अच्छा ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं बताइए। अरे ये गलत चीज है। आप बताइए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह से पत्रकार आप लोग का दाहिना हाथ होता है। आपकी खबरों को हम लोग पब्लिश करते हैं, हाँ, और बात सही है। आप लोग हम पत्रकार पर ही अटैक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं। आपको नोटिस भेज देते हैं, 50 लाख का भेजा है। अच्छा, हम बात करते हैं सीमा आजाद से। वो तो जी। वो बात उससे क्या की जानते हैं? ये सब पीयूष के नाम पर ठगी करते हैं ये लोग हैं। अच्छा। पीयूष आप आपकी उनसे बात हुई है? हम जानते भी नहीं वो सबको हैं। ओ, आप जानते भी नहीं है। हमने सिर्फ देखा एक जगह, फेसबुक पर एक आदमी जो है, उसका अपना पेज था, कोई बनाए हुए थे, साहित्य दर्पण ऐसे कुछ नाम करके। तो इसकी एक कविता को उसने छाप दिया था फेसबुक पर। मैंने इसके फेसबुक पर लिखी हुई कविता को उसने छाप दिया था। अब ये लगी हल्ला करने, हमारा कविता को इसने छाप दिया, मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी प्रतिष्ठा चली गई। वो आदमी वो आदमी रो रहा है, घिघिया रहा है, माफी मांग रहा है, दीदी गलती हो गई, हम नहीं जानते थे कि अब की कविता है, हमको जिसने दिया था उसमें दूसरे का नाम लिखा हुआ था, इसलिए हमने किया। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि आपकी कविता है, तो हम नाम चेंज कर देते हैं। तो नहीं, हमारा ये हो गया, वो हो गया। बाद में मालूम 50 लाख रुपया उससे ठग लिए। 50 लाख? 50 50 हजार, 50 हजार, 50 हजार। 50 लाख तो हमको चुना लगाने को चक्कर में है ये। हम्म। तो अगर अच्छा ठीक है, इस तरह से अगर हम पीयूसीएल बात करेगा, करेंगे। अगर इफ पीयूसीएल इस तरह से करेगा अगर, तो फिर आप देख लीजिए, हम नहीं नहीं, पत्रकार हम लोग, बात करेंगे। हम ठीक, हम आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए ना। नहीं नहीं, कुछ होगा वो तो, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। भूखा नंगा क्या कर लोगे? 50 रुपए के फर्स्ट का हम आपसे मांगते हैं, इनसे मांगते हैं। अभी आपके पीयूसीएल के मेंबर मेरे साथ अभी है, उनसे बात हमारी हो रही थी। तो 5 रुपया तो उनसे मांग के काम कराते हैं हमें। 50 लाख कहाँ से देते हैं? आप जेल डालोगे, यही ना, डालो जेल। नौटंकी कर लिया आप। पीयूसीएल के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं। पीयूसीएल एक संस्था है जिसका अपना एक वजूद है, और उस संस्था का इस्तेमाल करके आप लोगों को ठग रहे हो, पत्रकार को धमका रहे हो, आम पब्लिक को धमका रहे हो, बिजनेस मॉडल खड़ा कर लिए हो। ये कौन सा बीएससीएल का नियम में लिखा हुआ है? पत्रकार सबका दोस्त होता है, आपके लिए जान गंवाता है, आपके लिए लड़ता है, और आप पत्रकार पर ही हमले कर रहे हो। बस्तर टॉकीज के विकास तिवारी है, उन पर कर दिया, हम पर कर दिया। ठीक है, हम बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक। ठीक। सरफराज सिंह के जो हमारी बात हुई, जो पीयूसीएल के बिहार के सचिव हैं, इनके बातचीत के बाद हमने जब दोबारा फोन लगाया उनको आज 20 तारीख को, वो फोन रिसीव
नहीं किए और कट गए इन सवालों से। सवाल है, डेमोक्रेटिक होने का दावा करने वाले कितने अनडेमोक्रेटिक हैं, इसका मिजाज का पता इसी से चलता है। जिस सवाल को लेकर के विश्वविजय और सीमा आजाद ने 50-50 लाख का जुर्माना लगाने की कोशिश किया, नोटिस भेजने की कोशिश किया, उस सीमा आजाद और विश्वविजय के लोकतांत्रिक चेहरा का ये भी एक सबसे बड़ा सबूत है कि वह पत्रकार से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। ना तो वो खबर देखते हैं, ना ही वो खबर को सुनते हैं, बस मन में आता है वो करते चले जाते हैं। और बिना जिस तरह से वो बात करते हैं कि संवाद होनी चाहिए, संवाद की बात तो वो करते हैं, लोग संवाद करें उनसे, लेकिन वो संवाद करना पत्रकार से जरूरी नहीं समझते हैं। यह सबसे बड़े पीयूसीएल जैसे लोकतांत्रिक संस्थान के अंदर गैर लोकतांत्रिक चेहरा दिखाता है। और जब ऐसे लोगों के पक्ष में पीयूसीएल खड़ी हो जाती है, तो सवाल बनता है पीयूसीएल के क्षेत्र पर ही। बहरहाल हम इन सवालों को अपने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, किस तरह से वसूली एजेंट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। लोगों को पहले माओवादी के नाम से धमकाते थे, अब वसूली करते थे, और जब अब माओवादियों ने इनको निकाल बाहर किया, अब वो पीयूसीएल के नाम से लोगों को डरा और धमका रहे हैं गैर लोकतांत्रिक तरीके से। ये एक मसला है। हमने एक पुराने सामाजिक कार्यकर्ता से ही बात किया था। उन्होंने नाम न बताने के शर्त पर उन्होंने कहा कि दरअसल पीयूसीएल अवसरवादी, धोखेबाज और ठगों का गिरोह बन गया है। क्या उससे बात हुई है, वो आप सुनिए। आपका पीयूसीएल का एथिक्स है कि आप पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आप गरीबों की बात करते हैं, जो जो पीड़ित है उसकी बात करते हैं, आप पत्रकार पर ही केस कर दीजिएगा। हमारा तो पेशा है ये। तो यूपी पीयूसीएल से है जुड़ा हुआ? कहना है इसका कि पीयूसीएल के राष्ट्रीय सचिव है ये। राष्ट्रीय सचिव है? हाँ। नेशनल पीयूसीएल, नेशनल कमेटी से जुड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, तो ये हालत है लोगों का। पीयूसीएल भी अब जो है ना एकदम अब नहीं रह गया कुछ। हाँ, पीयूसीएल ये भसक गया है। पीयूसीएल में एंट्री हो गया है सब, ज्यादातर सब गलत लोगों का। गलत लोग कब्जा कर लिया है पीयूसीएल पर, समझ लो ना। हाँ, हम जो समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है इनको बता रहे हैं कि भाई आपका जो समस्या है, आप संवाद में विश्वास करते हैं तो आप बात कीजिए हमसे कि उसका बयान आया था, हमारा बयान भी छापिए आप। हम नहीं छापेंगे तब ना आपको दोषी कहिएगा। हाँ, आप बयान दो जो देना है। हम तो पत्रकारिता कहते हैं, जो आवेगा वो हम दिखावेंगे। हाँ, आप अगर इस तरह करोगे तुम अगर, तो मतलब है कि तुम अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तो ये ऐसे करके धमकी दे करके ये तो मोदी स्टाइल हो गया। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। मतलब हम जो समझ पा रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो तो स्टाइल मोदी सा स्टाइल है। या यूँ कहिए कि बीजेपी माने आरएसएस स्टाइल। हाँ, आरएसएस भी चाहता है कि जो पत्रकार उसके पक्ष में हाँ करता है, आम काट के खाते हैं कि छिलके खाते हैं, वही आप चाहते हैं कि हमारा ही पद। हाँ, आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? हाँ, तो आप भी यही चाहते हैं कि आपका पत्रकार भी आपसे यही सवाल पूछे या यही करे कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। तो मतलब जो सवाल पूछता है उसको आप जेल में डालते हैं या मार डालते हैं आप। तो आप भी तो वही काम करने लगे। पीयूष, तो तुम कमजोर और दबे कुचले का आवाज क्या उठावेगा? तू तो दबे कुचले को और कुचल रहा है। इसके बाद हमने उन सवालों को भी उठाया जो कि बाद में जानकारी मिली। सीमा आजाद और विश्वविजय बार बार खुद को माओवादी संगठन से अलग होने का दावा करते रहे हैं, और उसी तरीके सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने
उसको सचिव होने का दावा किया और संगठन से निकाल बाहर किया। ये 2 तथ्य हैं, दोनों के अपने अलग-अलग दावे। लेकिन इसी बीच हरियाणा के एक माओवादी जो कि छत्तीसगढ़ में सरेंडर किए थे, जब उनसे बात करने की कोशिश की गई, हमारे एक पत्रकार मित्र ने किया, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा कि सीमा आजाद और विश्व विजय हमारे नेटवर्क का हिस्सा थे। उन्होंने यह भी कहा कि वो हमारा शहरी काम संभालते थे, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग का हिस्सा थे और वो हमारे लिए काम करते थे। ये सरेंडर्ड माओवादी का जो हरियाणा के हैं, उनका ये बयान था। इसके साथ ही रवि नारला, जो कि खुद कभी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं या माओवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं या फिर उसके समर्थक रहे हैं या उनको देखते रहे हैं, जिस तरह से भी आप व्याख्या कीजिए, उनका भी दावा है कि सीमा आजाद और नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि किसी भी ओपन संगठन में काम करने वाले लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए एक्सपोज। दोनों मसले एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ते हैं। इस पर भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बहरहाल रवि नारला का जो फेसबुक पोस्ट है, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ। इन तमाम चीजों के बीच सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने एक बुकलेट जारी किया है। क्योंकि मुझे वो वेबसाइट पर मिला है, तो वो वेबसाइट पर इंग्लिश में था, उसका हमने हिंदी में अनुवाद करवाया है और वो अनुवाद में इन कारणों का, जिस कारण से ये पतित हुए हैं या अपने आप को माओवादी आंदोलन से दूर भगा रहे हैं, इसकी उन्होंने सांगोपांग एक व्याख्या की है, दार्शनिक व्याख्या उन्होंने किया है। सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने इस पर जो अपनी व्याख्या दिया है, उसमें वह बताते हैं, मुश्किल समय में जब हमारा आंदोलन बहुत कमजोर हो जाता है, तो मध्यम वर्ग ही सबसे पहले मजदूर वर्ग की विचारधारा वाले आंदोलन से दूर भागता है और बुर्जुआ विचारधारा का गुलाम बन जाता है। यह पलायन क्रांतिकारी भावना की कमी और मजदूर वर्ग जैसा जीवन जीने में असमर्थता को दिखाता है। अवसरवादी, छोटे बुर्जुआवादी बुद्धिजीवी लोग बौद्धिक ईमानदारी भी नहीं दिखाते। अपनी कमियों का विश्लेषण करने के बजाय वे उच्च सिद्धांत और राजनीतिक लाइन पर ही शक करने लगते हैं, जिसे वे कुछ समय पहले तक अपना रहे थे। आखिर में वे कुछ पुराने और बेकार सिद्धांतों के साथ सामने आते हैं, जिसके जरिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के क्रांतिकारी सिद्धांत पर हमला करते हैं और प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ मिल जाते हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में बताया है। आगे वे लिखते हैं, भारतीय संदर्भ में सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन खासकर भारतीय समाज की ब्राह्मणवादी सामंती व्यवस्था के खिलाफ छोटे बुर्जुआ वर्ग को प्रेरित किया। उन्हें इस आंदोलन में प्रतिसत्तात्मक परिवार, श्रेष्ठता की भावना, अंधविश्वास, जाति और नाते रिश्तेदारी की रूढ़िवादी जकड़न से आजादी की उम्मीद दिखी। यह वह दौर था जब देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से छोटे बुर्जुआ वर्ग के बहुत से लोग सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। छोटा बुर्जुआ वर्ग सामंतवाद की बैरियों से आजादी और अपनी पसंद की कला और राजनीति को अपनाने की अपनी इच्छा को समाजवाद और अंततः साम्यवाद की ओर बढ़ने के लिए नवजनवादी क्रांति को पूरा करने की मजदूर वर्ग की जरूरत से जोड़ सका, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन में मध्यम वर्ग की भारी भागीदारी हुई। लेकिन जब क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया, उसके सदस्य शहीद हो गए और उसके नियंत्रण वाला इलाका सिमट गया, तो ये निम्न बुर्जुआ वर्ग के लोग ही सबसे पहले ये कहने लगे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह थकाऊ है और लंबा है, भविष्य अंधकार में है, अब मुझे तो बस तबाही ही तबाही दिख रही है। वे अपनी राय अनुभव के आधार पर बनाते हैं और वह भी अपने निजी अनुभवों के आधार पर। सैद्धांतिक पहलुओं को दबा दिया जाता है या फिर भुला दिया जाता है। अब उनके पास
बस हार का अनुभव होता है, जिसके आधार पर वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं जो पुरानी चीजों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। वे क्रांतिकारियों का साथ छोड़ देते हैं। सिद्धांत को जो कार्रवाई के लिए गाइड का काम करता है और आंदोलन या घटनाक्रम के आगे के विकास सफलता को समझने का विज्ञान है, किनारे कर दिया जाता है। आखिर में हमारे सामने एक ऐसा वर्ग बचता है जो एक तरफ तो मौजूदा शासक वर्ग की व्यवस्था से अलग थलग पड़ गया है और दूसरी तरफ सुकून पाने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का साथ छोड़ चुका है। इस जीवन का सचेत हिस्सा क्या होगा, उसकी तसल्ली किस विचारधारा पर टिकी होगी? जाहिर है इसका जवाब ऐसी विचारधारा है जो लक्ष्य को तो नकारती है, लेकिन बहुत चालाकी से शासक वर्ग की विचारधारा के वर्चस्व के लिए जगह बनाती है। तो वे अपने सिद्धांत समय और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। कहीं ये मार्क्सवादी बन जाते हैं तो कहीं अम्बेडकरवादी, और आगे चलकर उत्तर आधुनिकतावाद का रूप ले लेते हैं। मौजूदा भारतीय और वैश्विक राजनीतिक हालात में उत्तर आधुनिक विचारधारा ही छोटे बुर्जुआ वर्ग के प्रतिक्रियावादी हिस्से का मार्गदर्शन करती है और उसे मजबूत बनाती है। अवसरवादी लोग फूको और अन्य उत्तर आधुनिक विद्वानों व प्रतिक्रियावादियों की बातों का हवाला देते हैं। लेनिन और माओ के समय के अवसरवादी, मार्क्सवादी या कन्फ्यूशियस विचारधारा को मानने वाले थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज के सभी अवसरवादी उत्तर आधुनिक विचारधारा और सोच को मानने वाले हैं। अवसरवादियों की दुविधा और उत्तर आधुनिक सिद्धांतकारों द्वारा वस्तुनिष्ठ सत्य और मेटा नैरेटिव यानी पूरी दुनिया को समझने का दावा करने वाली किसी एक विचारधारा के अस्तित्व, जैसे मार्क्सवाद को नकारना, अवसरवाद और उत्तर आधुनिक विचारों के बीच एकता का सबसे बड़ा आधार बनता है। अगस्त 24 के पोलिट ब्यूरो प्रस्ताव में उत्तर आधुनिकतावाद को आंदोलन को पीछे धकेलने वाले कारकों में से एक माना गया है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम पार्टी के भीतर उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव को पहचाने और समझें कि अवसरवादी इससे अपनी सैद्धांतिक राजनीतिक ताकत कैसे हासिल कर लेते हैं। हमारी पार्टी ने पीपुल्स वार की PW अंक 20 में उत्तर आधुनिकतावाद पर एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें संगठन के भीतर उत्तर आधुनिकतावाद के विभिन्न रुझानों और साथियों पर इसके असर को उजागर किया था। लेख में बताया गया था कि हमारी पार्टी पर उत्तर आधुनिकतावाद का हमला राज्य द्वारा किए जा रहे बड़े मनोवैज्ञानिक हमलों का ही एक हिस्सा है। लेख में यह भी कहा गया था कि वैचारिक भूमिका के अलावा उत्तर आधुनिकतावाद शासक वर्गों का एक ऐसा राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल सर्वहारा वर्ग को उनकी पार्टी से वंचित करने के लिए किया जाता है। ऐसे समय में जब हमारी पार्टी अवसरवाद, विघटनवाद, प्रशंसनवाद के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष कर रही है, यह पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है कि शासक वर्ग की वे कौन सी प्रमुख विचारधाराएं हैं जो अवसरवाद को बनाए रखने में मदद करती है। ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद उन्होंने अन्य चीजों को भी लिखा है जो भी आपको हम बता रहे हैं। CPI माओवादी की उत्तर प्रदेश कमेटी द्वारा जारी बुकलेट, इसका दूसरा हिस्सा है, उसमें ये लिखते हैं कि रूस में हुई जबरदस्त अक्टूबर क्रांति ने एम्पेरियो क्रिटिसिज्म के सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और लेनिनवाद की स्थापना की। इससे पहले इन्होंने लेनिन किस तरह से इन लोगों से संघर्ष किए हैं, अनुभवजन्य अवसरवादियों से या फिर अन्य लोगों से, ऐसा जिक्र किए हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, लेकिन रूस में हुई जबरदस्त अक्टूबर क्रांति ने एम्पेरियो क्रिटिसिज्म की सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और लेनिनवाद की स्थापना की। रूस में क्रांति के बाद चीन में भी मार्क्सवाद लेनिनवाद के रास्ते को अपनाया और कॉमरेड माओ के नेतृत्व में 1949 में चीन में क्रांति संपन्न हुई। साथ ही मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के रूप में मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक नया और उन्नत रूप भी स्थापित हुआ। इस तरह दुनिया का आधा हिस्सा लाल यानी साम्यवादी हो गया। यह साम्राज्यवादी ताकतों के लिए एक बड़ा झटका था। खुद को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें
दो मोर्चों में बदलाव करने की जरूरत थी। एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, दूसरा वैचारिक मोर्चे पर। पॉलिटिकल इकोनॉमी में बदलाव रीगन थैचर प्लान के रूप में आया, जिसे नियो लिबरल पॉलिसी यानी नव उदारवादी नीति के नाम से जाना गया। वैचारिक स्तर पर पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद का एक नया हथियार बना। यह भी नया था, यह भी नियो था, नियो इंपेरियो क्रिटिसिज्म। उन्होंने विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने के लिए नॉन कम्युनिस्ट लेफ्ट यानी गैर कम्युनिस्ट वामपंथ को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई। असल में ये लोग उस समय के एम्पेरियो क्रिटिसिस्ट थे, यानी मार्क्सवाद के दायरे में ही तैयार हुए उत्तर आधुनिक विद्वान। वे खुद को कभी न्यू लेफ्ट, कभी रेडिकल लेफ्ट, कभी नियो मार्क्सिस्ट कहते थे। यूरोपीय परिसरों में मार्क्सवाद के भारी प्रभाव को देखते हुए अमेरिकी समाजवादी ताकतों ने सीआईए को यह काम सौंपा कि वह सुनिश्चित करे कि कम्युनिस्ट प्रचार यूरोपीय विश्वविद्यालयों तक न पहुंचे। इसके लिए अलग अलग देशों और शैक्षणिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर सीआईए की एक विशेष टीम बनाई। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिसका मकसद सभी गैर कम्युनिस्ट वामपंथी बुद्धिजीवियों को एकजुट करना था, ताकि वे कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों की जगह ले सके। इन गैर कम्युनिस्ट वामपंथी बुद्धिजीवियों को सीआईए से फंड मिलता था और उन्हें कम्युनिज्म और मार्क्सवाद, खासकर यूएसएसआर और चीन में चल रही प्रथाओं के खिलाफ अपमानजनक लेख और थीसिस लिखने और फैलाने की जवाबदेही दी गई थी। गैर कम्युनिस्ट वामपंथ की इस्लामबंदी के पीछे जो सोच थी, उसका चिप बोहलेन, इशिया बर्लिन, निकोलस नबोकोव, एरवेल हेरिमन और जॉर्ज केनन जैसे लोगों ने जोरदार समर्थन किया। इस टीम को तानाशाही के खिलाफ लड़ने का काम सौंपा गया। यह टीम गुप्त थी और इसके सदस्यों को अलग अलग और सामूहिक काम दिए गए थे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साम्राज्यवादी ताकतें फिर से संकट में फंस गई। वित्तीय पूंजी कुछ ही हाथों में सिमट कर और मजबूत हो गई। बैंक और अधिक ताकतवर हो गए, जबकि आम उपभोक्ता के पास लोन चुकाने के लिए पैसे मुश्किल से बचते थे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में संकट गहराता गया, दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल और जन आंदोलन शुरू हो गए। 60 का दशक दुनिया भर में क्रांति का दशक बन गया। उस समय विश्व समाजवादी क्रांति का दौर नजदीक लग रहा था, लेकिन रूस में कॉमरेड स्टालिन के बाद क्रुश्चेव और चीन में कॉमरेड माओ के बाद देंग जैसे संशोधनवादी नेतृत्व द्वारा किए गए लगातार धोखों की वजह से दुनिया का मजदूर वर्ग गहरे दुख में डूब गया। निम्न बुर्जुआ वर्ग, पेट्री बुर्जुआ ने भी अपनी उम्मीद खो दी। ऐसे समय में जब मजदूर वर्ग के पास कोई राजसत्ता नहीं थी, साम्राज्यवादी बुर्जुआ वर्ग ने तथाकथित गैर कम्युनिस्ट वामपंथी विचारों को बढ़ावा दिया, जो असल में नियो एम्पेरियो क्रिटिसिज्म, नव अनुभव आलोचना थी। यही विचारधारा बाद में उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जानी गई। दुख से भरे निम्न बुर्जुआ वर्ग का झुकाव शासक वर्ग की विचारधारा उत्तर आधुनिकतावाद की ओर हो गया। उत्तर आधुनिकतावाद हर जगह दिखाई देता है, कला, साहित्य, वास्तुकला से लेकर सेक्स और खान पान तक। हमारे आसपास की हर चीज पर इसकी छाप है। कम्युनिज्म के खिलाफ साम्राज्यवादी ताकतों का प्रोपेगेंडा तंत्र इतना मजबूत था, कम्युनिज्म विरोधी वामपंथी बुद्धिजीवियों की टीम ने अपने बॉस सीआईए के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया और कैंपस में उत्तर आधुनिकतावाद की मजबूत पकड़ बनाकर नतीजे हासिल किए। यही कारण है कि सीपीआई माओवादी की नॉर्थ पर्सन कमेटी ने सीमा आजाद विश्वविजय को सीआईए का एजेंट घोषित किया, क्योंकि यह उसी उत्तर आधुनिकतावाद की शिकार है और इनके दार्शनिक, इनका जो लेख है, उस लेख के आधार पर वो वहां पर फिट बैठते हैं। इनका तीसरा भाग भी है जो आपको हम बताते हैं, लेकिन इस वजह से हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये दो चीजें,
इस लेख के जरिए जाहिर होता है किस तरह से साम्राज्यवादी ताकतें देश की जनता के दुखों को, दुखियों के दुख से मुक्ति के रास्ते को बंद करती है और ऐसे फर्जी बुद्धिजीवियों को खड़ा करती है और तमाम लोकप्रिय संगठन के अंदर ऐसे लोगों की भर्ती कराती है या बहाल कराती है, जो हाल इन्होंने सीपीआई माओवादी में घुसकर किया। सीपीआई माओवादी को तोड़ने की कोशिश किया, इसमें सफल नहीं हो पाए और अब ये पीयूसीएल जैसी मानवाधिकार संगठन के अंदर भी घुस करके इसको भी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीयूसीएल इन चीजों को, इन लोगों को साथ कड़ाई से नहीं निपटती है तो वह दिन दूर नहीं जब पीयूसीएल भी लोगों के बीच उसी तरह से बदनाम हो जाएगी जिस तरह से मोदी सरकार लोगों के बीच बदनाम हो रही है या हो गई है। ये मेरा सीधा कहना है कि अगर आप डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक आपको दिखना भी चाहिए, आपको अपने व्यवहार में भी दिखना चाहिए। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने बताया कि पीयूसीएल के अंदर अवसरवादी, धोखेबाज और भ्रष्ट लोग जमा हो गए हैं। जैसा कि मैंने खुद देखा, किस तरह से पत्रकार के साथ संवाद करने के बजाय, उनकी बात से करने के बजाय सीधे-सीधे कोर्ट का नोटिस दे करके, सरकार का डर दिखा करके 50-50 लाख वसूली करने का एक नोटिस थमा दिया। यह लोकतंत्र का दावा करने वाले गैर लोकतांत्रिक क्षेत्र का शानदार उदाहरण है। नमस्कार, मैं तुम्हारा उमेश वर्मा। देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए।